Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, आपके चैनल हेमंत एएलपी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम मनोविज्ञान के एक बहुत ही फेमस मनोवैज्ञानिक, जिनसे आपकी यूपी टेट में भी क्वेश्चन आता है, सी टेट में भी क्वेश्चन आता है, केबीएस में भी आता है और सुपर टेट में भी आता है। इसके अलावा जितने भी शिक्षक भर्ती होते हैं सब में मैक्सिमम क्वेश्चन दोस्तों जीन पियाजे से ही रहता है। तो हम लोग आज जीन पियाजे के बारे में पढ़ना स्टार्ट करेंगे। इनकी चारों अवस्थाओं को हम पूरे डिटेल से, पूरे व्याख्या के साथ ऐसा पढ़ेंगे कि दोबारा आपको जीन पियाजे के बारे में पढ़ने की आवश्यकता ना पड़े। इतने अच्छे ढंग से उसकी व्याख्या हम लोग इस वीडियो में करने जा रहे हैं। दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि जीन पियाजे ने कौन सा सिद्धांत दिया है। तो दोस्तों, आपको पता है कि जीन पियाजे जो हैं संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। कभी कभी दोस्तों संज्ञानात्मक विकास के जगह केवल और केवल ज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक के रूप में भी इनको पूछा जाता है। इसके अलावा दोस्तों कभी कभी इसी को बदल के यूपी टेट में कई बार पूछा है कि बौद्धिक स्तर के 4 सुस्पष्ट स्तर किसने दिए, या बौद्धिक विकास के 4 सुस्पष्ट स्तर किसने दिए हैं। तब भी आपका जवाब दोस्तों क्या होना चाहिए, जीन पियाजे। जीन पियाजे ने दोस्तों बालक के संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाओं का वर्णन किया है, जिसमें से पहली अवस्था का नाम दोस्तों संवेदी पेशी अवस्था, या इसी को इंद्रिय गामक अवस्था, या इसी को इंद्रिय जनित अवस्था कहते हैं, जिसकी उम्र सीमा इन्होंने जन्म से 2 वर्ष बताई है दोस्तों। अब दोस्तों जो पहली अवस्था है संवेदी पेशी अवस्था या इंद्रिय गामक अवस्था या इंद्रिय जनित अवस्था, इसमें इन्होंने बताया कि बालक कौन कौन से व्यवहार को प्रदर्शित करता है, जिसमें से पहला व्यवहार इन्होंने बताया कि दोस्तों इस समय में बालक मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार करता है। आपको पता है कि मूल प्रवृत्ति जन्मजात होती है। जैसे यहाँ पे एक फिगर हमने सेट किया है कि एक कुत्ता एक बालक को क्या कर रहा है, दौड़ा रहा है। तो एक कुत्ता एक बालक को दौड़ा रहा है, तो कुत्ते के भय से बालक में एक मूल प्रवृत्ति आ रही है, जिसका नाम दोस्तों क्या है, पलायन। यह जो पलायन है यह जन्मजात है, जिसको मैकडूगल ने भी बताया है कि एक पलायन नामक जो मूल प्रवृत्ति है यह भय नामक संवेग से स्वयं उत्पन्न हो जा रहा है। बच्चा डरा कि भागने लगा, तो इसका मतलब कि जो मूल प्रवृत्तियां होती हैं वह बच्चे के अंदर जन्म से ही होती हैं, उसको कोई सिखाता उखाता नहीं है। अर्थात मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार बच्चा जन्म से ही करना शुरू कर देता है। अर्थात इन्होंने अपनी पहली अवस्था की जो उम्र सीमा बताई है वह जन्म से 2 वर्ष बताई है। जैसे मान लीजिए दूसरा उदाहरण देखते हैं। कोई बच्चा जब भूखा होता है, छोटा सा बच्चा है, उसको भूख लगती है, तो वह उसको प्रदर्शित करने के लिए रोने लगता है, चिल्लाने लगता है। तो वह रोना और चिल्लाना क्या है दोस्तों, वह रोना और चिल्लाना जो है उसकी मूल प्रवृत्ति है कि उसको भोजन नहीं मिलेगा तो रोने लगेगा, चिल्लाने लगेगा, क्रोधित हो जाएगा। यह उसको किसी ने सिखाया नहीं है, बल्कि यह बालक की क्या है, मूल प्रवृत्ति है। और ज्यों भोजन पाता है त्यों एकदम खुश हो जाता है। तो आपको याद रखना है कि जीन पियाजे की जो पहली अवस्था है संवेदी पेशी अवस्था, जन्म से 2 वर्ष, उसका पहला गुण है कि बच्चा मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार करता है। उसके बाद दोस्तों इसी अवस्था में, पहली ही अवस्था में, बच्चा वस्तु स्थायित्व या वस्तु की निरंतरता के गुण को भी प्रदर्शित करता है। देखिए दोस्तों, जैसे मान लीजिए यह एक बच्चा है और पालने में क्या कर रहा है, खेल रहा है। देखिए खेल रहा है और इसके साथ साथ यह निप्पल से दूध भी क्या कर रहा है, पी रहा है। और खेलते 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 यह निप्पल जो है कहां पे गिर जाता है, पालने से नीचे गिर जाता है। आपने रियलाइज किया होगा, आपने अपने घर में देखा होगा कि जब पालने से यह नीचे गिर जाता है तो बच्चा गला फाड़ फाड़ के रोता है। क्यों रोता है, क्योंकि भले ही वस्तु आंखों के सामने नहीं है, भले ही निप्पल आंखों के सामने नहीं है, लेकिन इसका स्थायित्व निरंतर बच्चे के मस्तिष्क में बना होता है। वह रोता है, चिल्लाता है, क्योंकि उसको पता है कि मम्मी या पापा आएंगे और इस बोतल को नीचे से उठा के हमको क्या करेंगे, देंगे। अर्थात वस्तु स्थायित्व या वस्तु की निरंतरता का मतलब ही है कि छिपी हुई वस्तुओं को खोज निकालना ही वस्तु स्थायित्व है। या आंखों के सामने भले ही सामग्री ना हो, सामग्री या वस्तु जो है आंखों के सामने से ओझल है, लेकिन उसका स्थायित्व हमेशा मस्तिष्क में बना रहता है। उसी को हम क्या कहते हैं, वस्तु स्थायित्व कहते हैं। और वस्तु स्थायित्व का भी गुण बच्चा पहली अवस्था संवेदी पेशी अवस्था में ही प्रदर्शित करता है। अगला देखेंगे दोस्तों, परावर्तित व्यवहार। दोस्तों परावर्तित व्यवहार का मतलब होता है दोहराने की प्रवृत्ति, दोहराने की प्रवृत्ति। यानी बच्चा अगर कुछ भी नया चीज सीख लिया तो उसे बार बार दोहराना चाहता है, उसे बार बार परावर्तित करना चाहता है। जैसा कि इस फिगर में आप देख रहे हैं कि बच्चा एक नई चीज सीख लिया है, खाना खाना। तो देखिए बच्चा जब खाना खाना सीख लिया है तो उसे बार बार दोहराएगा, बार बार खाना खाएगा, चाहे उसका पेट ही क्यों ना भर जाए, उसके बाद भी वह खाना नहीं छोड़ेगा, क्योंकि वह एक नई चीज सीखा है और वह है भोजन करना।
तो वह हमेशा भोजन करता रहेगा। अगर भोजन नहीं पाएगा तो सिक्का खा जाएगा, साबुन खा जाएगा, माटी खा जाएगा, अंगूठा चूसेगा, लेकिन चूंकि वह एक नई चीज सीखा है तो बार बार उसको दोहराने का प्रयास करेगा। ऐसा आपने घर में भी अपने रियलाइज किया होगा। एक छोटा सा बच्चा है, अगर वह 1 से 10 तक गिनती सीख जाता है तो कहता है भैया हम 1 से 10 तक गिनती सुनाए आपको, भले वह 1 2 3 5 7 8 7 5 6 इस तरीके से टूटी फूटी गिनती सुनाता है, लेकिन सुनाता है जबरदस्ती। भैया नहीं सुनते हैं तो दीदी के पास जाता है, दीदी नहीं सुनती है तो मम्मी के पास जाता है, मम्मी नहीं सुनती है तो पापा के पास जाता है, लेकिन सुनाता सबको है, क्योंकि वह गिनती सीखा है दोस्तों, कुछ नया चीज सीखा है। और बच्चे जो नया चीज सीखते हैं उसको बार बार परावर्तित करते हैं, अर्थात दोहराने की प्रवृत्ति उनमें होती है। और कब से होती है? जन्म से 2 ही वर्ष यानी पहली ही अवस्था में, बहुत बड़ा होने के बाद नहीं, पहली ही अवस्था में बच्चा परावर्तित व्यवहार को क्या करता है? प्रदर्शित करता है। अगला दोस्तों है कि बच्चा अनुकरण करना भी शुरू से ही क्या करता है? सीख जाता है। आप कई बार मनोविज्ञान में पढ़े होंगे कि बच्चे का शुरुआती अधिगम अनुकरण पर ही आधारित होता है। बच्चा शुरू में अनुकरण कर करके ही सीखता है। और आप सुने होंगे कि अल्बर्ट बंडूरा ने भी कहा है कि बच्चे अनुकरण और अवलोकन करके ही क्या करते हैं? सीखते हैं। तो यहाँ पे देखिए, एक पिता जो है अपनी टाई जैसे बांध रहे हैं वैसे ही सेम क्या कर रहा है? बच्चा भी अपनी टाई को क्या कर रहा है? बांध रहा है। एक पिता जैसे अखबार पढ़ रहे हैं वैसे ही उनकी बच्ची भी क्या कर रही है? अखबार पढ़ रही है। वैसे जब बच्चे भाषा सीखते हैं, जब हम लोग कहते हैं बेटा मामा कहो, तो बच्चा मामा नहीं कह पाता है, लेकिन अनुकरण करने का प्रयास करता है और माँ बोलता है। जब हम कहते हैं बेटा बाबा कहो, तो बाबा तो नहीं कह पाता है, लेकिन अनुकरण करके बा बोलता है। जब हम कहते हैं कि चाचा कहो, तो वह चा बोलता है। अर्थात बच्चा जन्म से 2 वर्ष के बीच ही अनुकरण भी करना क्या करता है? सीख जाता है, बल्कि अनुकरण कर करके ही बच्चा क्या करता है? सीखता है। इसके बाद दोस्तों पहली अवस्था का ही एक अंतिम गुण देखेंगे, मानसिक निरूपण या स्मृति प्रस्तुतिकरण। यानी बच्चा किसी भी चीज को देखता है तो अपने मस्तिष्क में उसका क्या बना लेता है? रूप बना लेता है। और जब उसका रूप बना लेता है तो समय आने पर अपनी स्मृति से उसका क्या करता है? प्रस्तुतिकरण करता है। तो इन 2 व्यवहारों को भी बच्चा जीन पियाजे की पहली अवस्था में ही क्या करता है? प्रदर्शित करता है। कैसे? चलिए एक उदाहरण के द्वारा हम समझते हैं। जैसे मान लीजिए एक छोटा सा बालक है और एक कुत्ता जो है उसके सामने क्या कर रहा है? भौंक रहा है। बच्चा यहाँ पे बैठ के उस कुत्ते को क्या कर रहा है? देख रहा है, अवलोकन कर रहा है। और बच्चा कुत्ते को भौंकते हुए देखा तो अपने मस्तिष्क में इसका एक क्या बना लिया? रूप बना लिया। उसके बाद अगले दिन बच्चा एक कमरे में क्या कर रहा है? सो रहा है या खेल रहा है कमरे के अंदर, और कमरे के बाहर उसी कुत्ते की भौंकने की क्या सुनता है? आवाज सुनता है। जब बच्चा कुत्ते के भौंकने की आवाज सुनता है तो वह सोचता है कि वही कुत्ता जो मैं कल देखा था, जो कल भौंक रहा था मुझे, वही कुत्ता बाहर क्या कर रहा है? भौंक रहा है। अर्थात देखिए दोस्तों, बच्चा तो अंदर है, लेकिन जो कल देखा था उसको अपने मस्तिष्क में क्या कर लिया था? निरूपित कर लिया था, और उसी का आज क्या कर रहा है? प्रस्तुतिकरण कर रहा है। अर्थात बच्चा जो होता है वह मानसिक निरूपण और स्मृति प्रस्तुतिकरण करना भी पहली ही अवस्था में क्या करता है? सीख जाता है। और आगे देखेंगे तो पहली अवस्था का जो 6वां गुण है वह है इंद्रियों से सीखना। तो दोस्तों जैसे इसका नाम ही है, संवेदी पेशी अवस्था या इंद्रियगामक अवस्था या इंद्रिय जनित अवस्था, यानी इंद्रियों के द्वारा ही बच्चा इसमें क्या करता है? सीखता है। जैसे हम जानते हैं कि हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं, त्वचा, जीभ, नाक, आंख और कान। बच्चा शुरुआती समय में जन्म से 2 वर्ष के बीच में सबसे ज्यादा अगर किसी चीज से सीखता है तो वह उसकी ज्ञानेंद्रियां होती। जैसे अगर जीभ का प्रयोग करता है कि क्या खट्टा है, क्या मीठा है, क्या तीखा है, अगर इसमें बच्चे को अंतर करना है तो वह अपने जिह्वा से चख के क्या करता है? अंतर करता है। जैसे घ्राण यानी नाक का प्रयोग बच्चा कहां पे करता है? सुगंध और दुर्गंध में अगर बच्चे को अंतर करना है तो बच्चा गुलाब के फूल को सूंघ कर पता पा जाता है, हाँ हाँ यह क्या है? सुगंधित है। और कीचड़ और गंदगी, कहीं पे जानवर मरा है तो जान जाता है कि यह दुर्गंधित है। यानी सुगंध और दुर्गंध में बच्चा अंतर करना अपनी ज्ञानेंद्रियों से ही क्या करता है? सीखता है। वैसे ठंडा और गर्म में अंतर करना बच्चा अपने त्वचा से क्या करता है? सीखता है। वैसे हर चीज बच्चा अपने इंद्रियों या ज्ञानेंद्रियों से ही क्या करता है दोस्तों? सीखता है। अर्थात आप कह सकते हैं कि एक छोटा बालक जो जन्म से 2 वर्ष के बीच का है या संवेदी पेशी अवस्था में है, वह अपने इंद्रियों द्वारा ही क्या करता है? सीखता है। तो दोस्तों एक बार फिर से हम लोग पहली अवस्था में देख लेते हैं कि कौन कौन से गुण हैं। तो दोस्तों पहली अवस्था में बच्चा मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार करता है, बच्चा वस्तु स्थायित्व या वस्तु की निरंतरता का गुण प्रदर्शित करता है, बच्चा परावर्तित व्यवहार करता है, बच्चा अनुकरण के द्वारा सीखता है, और बच्चा मानसिक निरूपण अपने मस्तिष्क में बना लेता है और स्मृति प्रस्तुतिकरण भी करता है, और बच्चा इंद्रियों से क्या करता है? सीखता है। तो दोस्तों यह जो थी वह जीन पियाजे की पहली अवस्था के 6 गुण थे। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं जीन पियाजे की दूसरी अवस्था। दूसरी अवस्था दोस्तों 2 से 7 साल की उम्र सीमा वाली है और इसका नाम इन्होंने पूर्व संक्रियात्मक अवस्था रखा।
तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे क्या क्या गुण प्रदर्शित करते हैं, इसको जीन पियाजे ने अपने ही बच्चों पे प्रयोग करके बताया। और सबसे महत्वपूर्ण चीज बताया कि जब बच्चा दूसरी अवस्था में होता है, जब बच्चा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में होता है, तो उसमें विलोमीयता का अभाव होता है, जिसे हम अनुत्क्रमणशीलता कहते हैं, या आप केंद्रीयता का अभाव कहते हैं, या आप पलटा विपन का अभाव ही कहते हैं। दोस्तों यहाँ पे देखिए, अगर केवल हम विलोमीयता की बात करें तो विलोमीयता का मतलब होता है कि मूल बिंदु पर वापस आ जाना ही क्या है, विलोमीयता है। लेकिन यहाँ पे जो छोटा बच्चा रहता है उसमें विलोमीयता का गुण नहीं पाया जाता है, बल्कि विलोमीयता का क्या रहता है, अभाव रहता है। बच्चा मूल बिंदु पर वापस नहीं लौट पाता, उसी को हम विलोमीयता का अभाव कहते हैं। और यही विलोमीयता का अभाव जो वर्ण और गिनती में होता है, वही अगर आकृतियों में होने लगे तो उसी को हम संरक्षण का अभाव कहते हैं। चलिए दोनों को हम एक साथ समझते हैं। जैसे मान लीजिए एक बालक है और बालक के सामने हम एक वर्ण लिखते हैं व जब हम लिखते हैं और अचानक बालक जो है कितने साल का है, 2 से 7 साल का है, और उसके सामने हमने क्या लिखा, व लिखा। अब बच्चा व देख रहा है, अचानक हमने यहां से एक क्या लटका दिया, सूर लटका दिया, और इसे क्या बना दिया, का बना दिया। का बनाते ही हम बच्चे से पूछ रहे हैं कि बेटा मूल बिंदु पर वापस जाओ। मूल बिंदु पर वापस जाने का मतलब क्या है, पहले जो वर्ण था वो कहां चला गया। तो बच्चा चूंकि छोटा है, 2 से 7 वर्ष का बच्चा है, इसलिए उसको समझ में नहीं आएगा। वो देखेगा, कहेगा अरे यार इसमें तो ऐसे आकृति थी, कहां से ऐसे का बन गया, वो समझ ही नहीं पाए। अर्थात वह मूल बिंदु पर वापस नहीं आ पाएगा। जब बच्चा मूल बिंदु पर वापस नहीं आ पाया तो समझ लीजिए उसमें क्या है, विलोमीयता का अभाव। तो 2 से 7 वर्ष वाले बच्चे में विलोमीयता का क्या होता है, अभाव होता है। वैसे ही मान लीजिए एक बच्चा है जिसके सामने हम एक आकृति बना दिए, इस तरीके से एक लाइन खींच दी, और बच्चे को देखते ही देखते हम एक लाइन ऐसे और खींच दिए, और पूछ रहे हैं बेटा जो पहले वाली लाइन थी वह लाइन कहाँ चली गई। अब बच्चा चूंकि छोटा है, 2 से 7 वर्ष है, तो वह देखेगा, कहेगा एक लाइन थी, कहाँ से एक और लाइन आ गई, वो वाली लाइन कहाँ चली गई, उसको समझ में नहीं आएगा। अर्थात वह मूल आकृति पर यानी इस वाले रेखा पर वापस नहीं आ पाएगा। अभी हम तीसरी अवस्था जब पढ़ेंगे तो उसमें बच्चा क्या कहेगा कि सर इसको मिटा दीजिए, पहले वाली लाइन आ जाएगी, सर इस सूर को हटा दीजिए, पहले वाली वर्ड आ जाएगा। लेकिन जो छोटा बच्चा है वह ऐसा नहीं कर पाएगा, वो खो जाएगा, वो सोचेगा कि कहाँ से एक और लाइन आ गई, कहाँ से एक और समस्या आ गई। तो इस तरीके से बच्चा वापस नहीं जा पाएगा, ये नहीं बता पाएगा कि सर इसको मिटा दीजिए तो मूल आकृति हो जाएगी। तो इसलिए जो दूसरी अवस्था का बच्चा होता है उसमें विलोमीयता का अभाव, या इसी को अनुत्क्रमणशीलता या केंद्रीयता का अभाव कहते हैं, जो सीटेट में कई बार पूछ चुका है दोस्तों। उसके बाद दूसरा है संरक्षण का अभाव, जो आकृतियों में होता है, जो हमने आपको यहाँ पे बता दिया। उसके बाद दोस्तों अगला है जीववाद। दूसरी अवस्था का ही एक बहुत प्रमुख गुण है जीववाद, कि बच्चा यहाँ पे, जीव का मतलब क्या होता है दोस्तों, जीव का मतलब होता है सजीव, यानी बच्चा अपने आसपास की वस्तुओं को सजीव करने का भ्रम करता है। यानी उसके आसपास जो भी खिलौने हैं, जो भी सामग्री है, उसको बच्चा क्या समझता है, सजीव समझता है। आप एक चीज रियलाइज किए होंगे कि आपके घर का जो छोटा बच्चा है, कभी उसे हाथ जो है घोड़े वाला खिलौना ला के दिए होंगे तो बच्चा कहा होगा कि मैं इस घोड़े पर बैठकर अपने मामा के घर जाऊंगा। क्यों? क्योंकि यह बच्चा इस घोड़े को सजीव समझ रहा है और कह रहा है कि मैं इस घोड़े पर बैठ के अपने मामा के घर जाऊंगा। ऐसे ही आप हाथी वाला खिलौना दे देते हैं तो कहता है कि हट जाओ मेरे सामने से, मेरा हाथी आ रहा है, तुम्हें कुचल देगा। और कभी कभी आप ऐसा भी देखते हैं कि बच्चा बैठ के सारे खिलौनों को खाना खिलाता है, पानी पिलाता है, जो भी काम अपना करता है वो काम उनको भी करता है। खाना खाता है तो खाना खिलाता है। इस तरीके का गुण बच्चा प्रदर्शित करता है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, जीववाद कहते हैं। अर्थात बच्चा अपने आसपास की वस्तुओं को सजीव समझने का भ्रम करता है। ऐसे ही दूसरी अवस्था में एक बहुत ही महत्वपूर्ण गुण होता है जिसे हम कहते हैं आत्म केंद्रित व्यवहार। इस समय बच्चा आत्म केंद्रित व्यवहार करता है, जिसे हम लक्ष्य उद्दिष्ट व्यवहार भी कहते हैं, जिसे हम अहम केंद्रित व्यवहार भी कहते हैं, जिसे हम दूसरों के दृष्टिकोण को न समझना भी कहते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे देखिए आत्म केंद्रित का मतलब है कि बच्चा स्वयं पर केंद्रित रहता है, दूसरों को वह कुछ भी नहीं समझता है। जैसे पापा ने 3 भाइयों के लिए 3 आइसक्रीम घर में लेकर आए, लेकिन जो 2 से 7 वर्ष का बच्चा पूर्व संक्रियात्मक वाला होता है वह कहता है कि सारी की सारी आइसक्रीम मुझे चाहिए। क्योंकि बच्चा कैसा है, आत्म केंद्रित व्यवहार, मतलब वह स्वयं के बारे में सोचेगा, दूसरों के बारे में कुछ भी नहीं सोचेगा। वह इस समय क्या होता है, अहम केंद्रित होता है, ईगो में होता है। आप कह सकते हैं कुल मिला जुला के यह बच्चा कैसा होता है, स्वार्थी होता है, या दूसरों के दृष्टिकोण को बिल्कुल भी नहीं समझने वाला होता है। लक्ष्य उद्दिष्ट व्यवहार का मतलब है जिस चीज को लक्ष्य बना लिया उसी के प्रति व्यवहार करेगा। जैसे वह लक्ष्य बना लिया कि तीनों का तीनों आइसक्रीम मुझे चाहिए, तो दुनिया की कोई ताकत ऐसी नहीं है जो तीनों आइसक्रीम लेने से उसको क्या करे, रोके। अर्थात आत्म केंद्रित व्यवहार बच्चा कब करता है, 2 से 7 वर्ष, जब वह पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में होता है। इस समय बच्चा स्वार्थी होता है, खुद को वरीयता देता है, दूसरों को बिल्कुल भी वरीयता नहीं देता है, न तो दूसरों की दृष्टिकोण को बिल्कुल भी समझता है। बस इसका कारण यह है कि इस समय बच्चे के अंदर नैतिकता का पूर्ण रूप से अभाव होता है दोस्तों। इसके बाद पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में ही 2 से 7 वर्ष वाले
जो अवस्था दी है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में ही बच्चे के अंदर कुछ चीजों की क्या हो जाती है, शुरुआत हो जाती है। जैसे गिनती की शुरुआत, क्रम का शुरुआत, वर्णमाला का शुरुआत, भाषा का प्रयोग का शुरुआत, सांकेतिक भाषा की शुरुआत हो जाती है। जैसे बच्चा क से लेकर ज्ञ तक सीखना शुरू कर देता है, भले गलत सही सीखे लेकिन सीखना शुरू कर देता है। 1 से लेकर 100 तक गिनती भी सीखना शुरू कर देता है, भले गलत सही सीखे, 1 2 5 7 8 इस तरीके से पढ़े, लेकिन कुछ हद तक वह शुरुआत कर देता है। अर्थात पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा गिनती, क्रम, वर्णमाला, भाषा का प्रयोग, सांकेतिक भाषा की शुरुआत कर देता है। तो दोस्तों हम लोग दूसरी अवस्था में देखेंगे कि कौन कौन से गुण होते हैं। तो दूसरी अवस्था में सबसे पहले हमने पढ़ा कि बच्चे के अंदर विलोम्यता का अभाव होता है, संरक्षण का अभाव होता है। इसके बाद बच्चे के अंदर जीववाद का गुण पाया जाता है, चीजों को सजीव समझता है और आत्म केंद्रित व्यवहार करता है, यानी खुद को वरीयता देता है, दूसरे के दृष्टिकोण को बिल्कुल भी नहीं समझता है। उसके बाद हमने देखा कि गिनती, वर्णमाला, भाषा, क्रम, भाषा का प्रयोग, सांकेतिक भाषा की क्या हो जाती है, शुरुआत हो जाती है। दोस्तों तो इतनी चीजें जो है हमने देखा कि जीन पियाजे की पहली अवस्था के क्या गुण हैं और जीन पियाजे की दूसरी अवस्था के क्या गुण हैं। तो दोस्तों इसके बाद जो भी तीसरी अवस्था और चौथी अवस्था बच रही है वह अगले पार्ट में होगी। और अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर करिए और हमें सपोर्ट करिए, कमेंट करिए कि और भी वीडियो हम लाने का प्रयास करें। धन्यवाद दोस्तों।